अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 3 राज्यों में चुनाव हारते ही इंडिया अलायंस में कांग्रेस चारों तरफ से घिर गई है। आज हालांकि इंडिया अलायंस की एक कोर टीम की बैठक हुई जिसमें उसके अलाइज पार्टनर तो आए, लेकिन इस बैठक में उत्साह, उमंग और उल्लास गायब है। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये तीनों बातें मौजूद हैं। क्या इंडिया अलायंस अब पहली जैसी उड़ान भर पाएगा, पहली जैसी ताकत और ऊर्जा उत्पन्न कर पाएगा, और या फिर ये अलायंस एक रहेगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी इस बैठक में टॉप लीडर्स नहीं पहुंचे, जैसे केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ये मौजूद नहीं थी, हेमंत सोरेन भी मौजूद नहीं थे। अब देखना होगा कि अगली बैठक में ये टीम इकट्ठा होती है या नहीं होती है। लेकिन इन 4 राज्यों के आए नतीजों ने पूरे देश की राजनीति में उथल पुथल मचा दिया है। उत्तर प्रदेश भी इससे बहुत ही अत्यधिक राजनीतिक रूप से प्रभावित है। आज की चर्चा इसी विषय पर होने वाली है। बहनों भाइयों, आज इंडिया अलायंस की एक महत्वपूर्ण बैठक उनकी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। बहनों भाइयों, कांग्रेस इन 3 राज्यों में जब से चुनाव हारी है बहुत बुरी तरह से घिर चुकी है। कांग्रेस पर सवाल साख, सरकार और साथी ही उठा रहे हैं। सरकार उसे गंवानी पड़ी, साख उसकी कमजोर हुई है और साथी उससे खफा हुए हैं। दरअसल पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान कांग्रेस ने अपने साथियों को जरा भी भाव नहीं दिया, बल्कि मौका पड़ने पर 1-2 को अपमानित भी कर दिया, 1-2 की बाह भी मरोड़ दी। इसको लेकर साथियों में नाराजगी है, साथियों में इस बात की भावना है कि कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो पहला हाथ उन्हीं का मरोड़ेगी। इन 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद उनके खेमे में जबरदस्त मायूसी है। वो उल्लास, उमंग और उत्साह जो इंडिया अलायंस की बैठक के वक्त रहता था वो गायब है। चेहरे उतरे हुए हैं और ओजस्वी वाणियां आजकल विराम पर हैं। कारण क्या रहा है? क्या कांग्रेस ने एनालिसिस किया कि उसे इतनी बुरी तरह से शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा? बहनों भाइयों, ये समीक्षा का वक्त है, ये आत्मचिंतन का वक्त है उनके लिए। और भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस चुनाव में हाथ नीचे होने के बावजूद उसने पूरे चुनाव को पलटकर ऐतिहासिक विजय हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के जो भी तरीके रहे हों चुनाव लड़ने के, उन तरीकों में उसने इंडिया अलायंस के कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से मात दी है। कहने को ये अलायंस बहुत मजबूती के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन मैं 4 राज्यों में जैसे ही चुनाव हुआ इसमें बिखराव आ गया। तो बहनों भाइयों, इस बिखराव के लिए जिम्मेदार कौन है? किन वजहों से ये बिखराव का रास्ता आया? और जो माहौल इंडिया अलायंस ने तैयार किया था, उस माहौल पे पिन किसने चुभाई? बीजेपी जीती अपने काम पर, अपनी मेहनत पर और अपने नेता की गारंटी पर। वो करिश्मा कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई इन राज्यों में? चूकी कहां पर वो? जनता की इतनी बड़ी स्वीकार्यता वाला जब मतदान होता है बहनों भाइयों, तो स्थिति राजनीतिक रूप से स्पष्ट हो जाती है। जिस मत प्रतिशत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीता है, वो मत प्रतिशत ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। वो 50% प्लस की राजनीति कर रहे हैं, और वंस अगर उन्होंने 50% प्लस अचीव कर लिया तो अपोजिशन के पास ग्राउंड पे खड़े होने को भी स्थान नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं 50+ की तरफ, 50 की तरफ। आप वोट शेयर देखें तो 44 से लेकर 48% तक का वोट शेयर इस चुनाव में उनका गया है विभिन्न राज्यों में। तो जिस रणनीति के साथ पब्लिक को कन्विंस करते हुए, महिलाओं की फुल सपोर्ट के साथ, मर्दों में ओपिनियन भले ही डिफरेंट हो, पर महिलाओं का जबरदस्त साथ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। प्रधानमंत्री ने जो गारंटी प्रस्तुत की, उन गारंटी पर उन्होंने मुहर लगाई है। ये 5 साल बाद तय करेंगे कि क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, पर आज जनता ने उनको नीतियों को, रीतियों को, सरकार को, उनके आचार को, उनके विचार को और सरकार पर उनके एतबार को प्रदर्शित किया है। ये विश्वास जनता के भीतर कांग्रेस और अपोजिशन उत्पन्न नहीं कर पाए, जो विश्वास की भावना भारतीय जनता पार्टी ने उत्पन्न की।
जब हम किसी चीज की समीक्षा करते हैं तो थोड़ा बायस्ड अप्रोच के साथ होती है, लेकिन यह सही वक्त है कि विपक्ष को अनुसंधान करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकांश चुनाव में उसको बहुत बुरी तरह से पराजित भी करती है, और जब जीतती है तो बम्पर जीतती है। और ऐसा नहीं कि बीजेपी अजेय ही है, 2018 में इसी कांग्रेस ने उसको 4 राज्यों में चित किया था, कर्नाटक भी जीत लिया था, हिमाचल प्रदेश भी जीत लिया था, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी जीत हासिल की थी, दिल्ली में तो एमसीडी भी जीतने नहीं दी आम आदमी पार्टी ने। लेकिन इन दिनों कांग्रेस अपने बिखराव और दिशाहीनता की शिकार है। जब जब कांग्रेस मजबूत होती है पहला वार वो साथियों पे करती है। इसके कई उदाहरण आपको मिलेंगे। तो क्या कांग्रेस आत्ममंथन, आत्मचिंतन के लिए तैयार है? और जो जोश, उमंग, उत्साह और उल्लास उसने भरा था वो अब नादारद है। आप बैठक में भी देख सकते हैं, जो पिछली बैठक आपको याद होगी मुंबई वाली, उस बैठक का क्या माहौल था, क्या टेम्परामेंट था, और आज हुई बैठक का टेम्परामेंट क्या है। बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है। तो अब इंडिया अलायंस में कांग्रेस चौतरफा गिरी है। बीजेपी से तो उसे लड़ना ही पड़ रहा है बाहर, अंदर भी साथियों के ताने, उलाहने और उनकी नाराजगी की शिकार है, और जनता भी उनसे फिलहाल के लिए उतनी उनके साथ नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुछ बयान सुन लें, फिर आज की चर्चा इसी विषय पे। नहीं, वो तो हम सेटल करेंगे, उसका एक सबसे मिलके टाइम भी होगा, लेकिन आज फ्लोर मीटिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर। फ्लोर्स मीटिंग में, फ्लोर लीडर के मीटिंग में सब बातचीत करने के बाद वो भी इंडिया अलायंस की भी बात करेंगे। कांग्रेस अगर यही भाषा रखेगी, मैं नहीं जानता हूँ किसने कहा है, लेकिन इन चुनाव परिणाम के बाद थोड़ा बहुत तापमान सबका कम हुआ होगा। और अगर कोई भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से करता है, जिसके पास अच्छे प्रत्याशी हैं, वो आए, साथ रहे हमारे, हम भी उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ दें, हम उनका साथ देंगे और बीजेपी को हराएं। विपक्ष बुरी तरह से फेल हो गया है। वो सत्ता के लोलुप लोगों का समूह है, और जनता ने ये सिद्ध कर दिया है कि विपक्ष का जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता से दूर हो चुका है। विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं है जनता के लिए। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। विपक्षियों की 3 बैठक हुई एकता की, 3 बैठक में 3 स्टेट गया 3 बैठक की और 3 स्टेट इनका चला गया, और चौथी बैठक जाते जाते 3 लोग चले जाएंगे उसमें से भी तीसरी चौथी बैठक होते होते उसमें से 3 या 4 चले जाएंगे, और ये सभी लोग विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हर मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर की ओपिनियन बिल्कुल अलग होती है। अब हीरो वाजपेयी को तकलीफ यह है कि मैं हर बार राजभर का नाम क्यों लेता हूं। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सीपी राय कांग्रेस से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, अमित शर्मा जाने माने पत्रकार दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। वो कौन से फैक्टर और कारण थे जिनके कारण हीरो वाजपेयी जी आपकी पार्टी को इतना ज़बरदस्त बहुमत हासिल हुआ 3 राज्यों में, और आपकी पार्टी वहाँ पर सत्ता में एक जगह तो लौटी और 2 जगह आपने सत्ता हासिल की। आप इन कारणों की समीक्षा कैसे करते हैं? देखिए ब्रजेश जी, हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, एक संगठनात्मक ढांचा है, और उस संगठनात्मक ढांचे में एक अनुशासन है। विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी हमारे नेता हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और जिम्मेदारी को निर्वाह करते हैं। और दूसरा, एक हमने जब से सरकार बनाई है केंद्र में, लगातार लोगों तक पहुंचने का काम किया है। एक नया वोट बैंक कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर का क्रिएट किया। लाभार्थी उन तक भी हमारी पहुंच है, और जो वहां तक लाभ नहीं पहुंच सका वहां तक हमारे लोग पहुंचते हैं। संगठन का एक बड़ा विशाल स्वरूप है। हम सत्ता और संगठन मिलकर 7 लोगों तक पहुंचते हैं, और विपक्ष के पास केवल एक एजेंडा है, मोदी हटाओ, भाजपा हराओ। लेकिन विपक्ष ये नहीं देख रहा है कि उसके पास सिर्फ एक एजेंडे को जनता कितना मानती है। कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं, कोई ऐसी नीति नहीं,
और साथ में कोई ऐसी नीयत नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के साथ दांव पेच करना, अपने अपने अवसरों की तलाश में दूसरे की पीठ में खंजर भोंक देना। इस विपक्ष को जनता बहुत नजदीक से देख रही है। हर चुनाव के पहले इस तरह के मोर्चे बनते हैं और वो बिखर जाते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ये रहते हैं हम साथ साथ हैं, कैच लाइन रहती है हम साथ साथ हैं, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है अपने अपने अवसरों को भांपते हुए ये कैच लाइन बदल जाती है कि हम 7-8 हैं। और मुझे लगता है कई आप कहते हैं ये 7-8 हैं, लेकिन क्या आज आपको पता है कि आज 17 दलों के फ्लोर लीडर्स फिर से इकट्ठा हुए? वो इकट्ठा हो रहे हैं, आप कह रहे हैं बिखराव, अगर बिखराव होता तो इनमें 17 के 17 इकट्ठे नहीं होते। देखिए मजबूरी है तो मजबूरी के तहत इकट्ठा है। स्टोर को अगर आप हिंदी में कर लें तो कहें जमीन पर हैं, वो जो तारे जमीन पर दिख गए हैं इनको उसके खातिर इकट्ठा है, फिर जुटेंगे फिर अलग होंगे। ये एक परंपरा है, लगातार चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि जब आपस में एक दूसरे को धोखा देने के लिए अवसरवादी पार्टियां बिना किसी नीतिगत भाव के एक दूसरे से जुड़ती हैं तो अंत में यही हाल आप कह रहे हैं उनकी तो मजबूरी है, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है कि 3 दिन बीत गए, अब तक आप 3 राज्यों में मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हम नीति के अनुसार काम करते हैं, मंथन करते हैं, हर व्यक्ति जो भी वहां महत्वपूर्ण है उससे राय मशवरा करते हैं, ओपिनियन फ्रेम करते हैं, विधायकों के बीच में जाएंगे, फिर उसके हिसाब से तय कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी सब जगह इतने विशाल बहुमत से जीती है कि हमें वो समय दिया है जनता ने कि आप सही नेतृत्व को चुन के उसके हाथ में बागडोर दें। थैंक यू हीरो वाजपेयी जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील साजन जी, मध्य प्रदेश की इस शिकस्त के बाद आपकी पार्टी ने क्या आत्मविश्लेषण किया? और दूसरा, आपकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे साथ जिसको आना हो आए, तो क्या आप इंडिया अलायंस के साथ नहीं है? आप ये इंतजार करेंगे कि कांग्रेस आपके पास आए बात करने? देखिए ब्रजेश जी, हम समाजवादी लोग हैं और हार करके भी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हार गए तो निराश हो गए हैं, निराश बिल्कुल नहीं है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इस गठबंधन के लोगों का तापमान चुनाव हारने के बाद कम हुआ होगा, तो स्वाभाविक है कि अब हम लोग पुनः दोबारा बातचीत करेंगे। और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनना तो कह रहे थे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो क्या आप इन्हीं 10 सालों में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुए? आपका इन्हीं 10 सालों में संगठन बना? अब कितने दिनों से हैं आपका यही संगठन, यही नेता, यही चेहरे सब थे। ठीक है, वक्त है, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपको बधाई। लेकिन अगर जनता आशीर्वाद दे दे तो घमंड नहीं करना चाहिए। आप इन्हीं तीनों राज्यों के ब्रजेश जी, कांग्रेस पिछली बार चुनाव जीत करके और लोकसभा में हार गई थी, तो क्या गारंटी है कि बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीती है तो लोकसभा में इन तीनों राज्यों में बीजेपी नहीं हारेगी? और जो इंडिया गठबंधन है वो बड़ा गठबंधन है। आपकी पार्टी किसके तापमान को ठंडा करने की बात कर रही है? क्या आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? नहीं, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं और हम सबकी बात कर रहे हैं। जिसका जिसका तापमान गर्म था वो ठंडा हो गया। किसका? क्योंकि इसलिए बीजेपी का तो टेम्परेचर बढ़ा है। ब्रजेश जी, आप क्या कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? हमने कहा नहीं, ठीक है, बीजेपी का और बढ़ जाए। हम ये कह रहे हैं कि आपको जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। जनता का क्या टेस्ट है? इस पूरे देश ने इंडिया गठबंधन से उम्मीद की कि ये भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलाएंगे, तो वो इंडिया गठबंधन आपको तीनों राज्यों में देखने को नहीं मिला। तो वो तीनों राज्यों की हार कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन की हार नहीं है। इंडिया गठबंधन जब 2024 में चुनाव लड़ेगा तो हम पूरा देश जीतेंगे। क्या कांग्रेस ने आपके साथ मध्य प्रदेश में ठीक नहीं किया? अब पुरानी बातें छोड़ दीजिए। ओके, हम नई बात क्या है? इसलिए नहीं जाते कि हमारे नेता ने बयान दे दिया। नई बात क्या है? भाई, उत्तर प्रदेश में जो जिताव होगा, हाँ, यही नई बात है कि हमारी
पार्टी का, हमारे नेता का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए। और हमारे नेता ने कहा है कि वो अपने प्रत्याशी बताएं और वो हमारी मदद करें, हम उनकी मदद करेंगे। आपकी पार्टी की फ्रंटलाइन समाजवादी लीडरशिप आज पार्टी- मीटिंग में मौजूद नहीं थी इंडिया अलायंस के। टी हसन को भेजा गया मीटिंग में, ना अखिलेश यादव सम्मिलित हुए, ना डिम्पल यादव सम्मिलित वो हमारे हुई, नेता हैं। ना प्रोफेसर साहब सम्मिलित हुए, भाई फ्रंटलाइन लीडर्स नहीं गए। जी देखिए ब्रजेश जी, पार्टी नेता ने किसी को प्रतिनिधि के रूप में भेज दिया तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रतिनिधि के रूप में गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुझाव उन्होंने रखे होंगे, जो बात वहां हुई होगी उस बात को सुन करके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। और मुझे लगता है कि अच्छा, मैं साफ साफ पूछ लेता हूं, धीरे धीरे अब मन ये भी क्या साफ हो पर्दे रहे की आड़ में पूछना है? हैं। जी कैसे रिश्ते हैं आप आजकल जी। कांग्रेस से आपके? जैसे थे वैसे हैं। बहुत खराब थे, उन्होंने तो आपको कुछ दिया नहीं, बेइज्जती अलग से की थी। तो वो ठीक है, वो उनका चरित्र हो सकता है, उनकी बातचीत हो सकती है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम जाना चाह रहे हैं जब पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग हुई और हमारे नेता ने ये कहा है कि अब जब भी बात होगी तो जहां से छूटी थी वहीं से शुरू होगी। कल अजय राय ने एक मतलब प्रेस हमारे कॉन्फ्रेंस नेता की के थी, मन उसमें में पत्रकारों ने पूरी बात सवाल रही। किया कि आपने जो कुछ भी कहा था क्या उस पर कायम है? अजय राय का जवाब था, मैंने जो कहा सच कहा था। नहीं, अजय राय से गठबंधन नहीं है, अजय राय कोई नेता नहीं है और हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी से भी नहीं है। अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा तो इंडिया गठबंधन में जो दल थे वो हैं, क्योंकि कांग्रेस में एक बात साफ कर दो ब्रजेश जी, क्या आप कांग्रेस इंडिया यूपी गठबंधन कांग्रेस नहीं की है। कुर्बानी चाहते हैं? उनके कांग्रेस लीडर्स भी की कुर्बानी इंडिया चाहते हैं? गठबंधन का आपने ये हिस्सा क्यों कहा कि हमारा गठबंधन अजय राय या यूपी कांग्रेस से नहीं है? लड़ेगी तो यूपी कांग्रेस, क्या आप कुर्बानी नहीं है चाहते ना। हैं? भाई यूपी कांग्रेस की क्या हैसियत है, क्या स्थिति Oh है my यूपी God। कांग्रेस की? क्या स्थिति है आप बताइए। आप बताओ, आज तो आप बोलोगे। नहीं, आप लड़ाइए नहीं हमको और कांग्रेस को, लेकिन क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब देखो, बात भला करेंगे, बुरा ये कह रहे हैं या अरुण, तो और कांग्रेस के इल्जाम मुझ पे राष्ट्रीय लड़ा रहे हैं अध्यक्ष कि बात हम करेंगे और या राहुल गांधी जी बात करेंगे। जी, ठीक बात है। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। और सीपी राय जरूरी नहीं है जी, जरूरी नहीं है कि जो लोग बयान दे रहे हैं वो चुनाव के दौर तब तक वो अध्यक्ष रहें। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस बड़े हेलो मन से हेलो काम हेलो हेलो हेलो, एक मिनट क्या कहा आपने भाई साहब, रिपीट कर सकते हैं? जी जी, मैंने कहा कि 2024 के चुनाव में जो लोग कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी के रिश्ते खराब करना चाहते हैं जानबूझ करके या बीजेपी के इशारे पर, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आते आते वो बयान देने की स्थिति में होंगे। क्या आपकी पार्टी अजय राय का बलिदान मांगती है? नहीं, कौन अजय राय? अजय राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। तो ये कांग्रेसियों से पूछिए, हम अजय राय जैसे व्यक्ति को नहीं जानते, ना उनके जैसे व्यक्ति के बयान पर हम कोई टिप्पणी देना चाहते हैं। आप बलिदान चाहते हैं उनका, तब बात करेंगे कांग्रेस से। नहीं, अरे वो अच्छा, क्या उनके बलिदान से इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है? क्या उनके बलिदान से देश सर में जैसी आजादी शब्दावली मिलने और जा रही एग्रेशन है? आप दिखा रहे हैं, इससे ऐसे लगता है कि आप अंदर से बहुत ज्यादा कुपित हैं। नहीं, हम तो उनका जिक्र ही नहीं कर रहे थे। आपने उनका जिक्र कर दिया तो हमने बोल दिया। मुझे लगता है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ करके रास्ता निकालेगा और रास्ता अच्छा निकलेगा। सीपी राय मेरे साथ मौजूद हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के। मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ सीपी राय साहब, क्या इसमें सच्चाई है? जिस तरह का क्लेम और जिस तरह के आरोप सुनील साजन आपके गठबंधन के सहयोगी लगा रहे हैं, बड़े शॉकिंग स्टेटमेंट्स हैं इनके। तो नहीं करता हूं मैं, और इस तरह के बयानों का मेरी आदत भी नहीं, सुनील मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, और इस तरह के बयानों का क्या जवाब देना, उस तरह उसमें क्या उलझना इन बातों में। मैं लगता है कि जज सर लाखों लोग सुन रहे हैं आपके समर्थकों में, तो फिर निराशा होगी? नहीं, कोई निराशा नहीं होगी। साजन ऐसी भाषा बोल के निकल गए। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी में कौन अध्यक्ष रहे कौन नहीं रहे। पार्टी का अध्यक्ष बाकायदा फुल फ्लैश, उसकी अपनी एक पावर होती है, वो ताकत होती है। उत्तर जो जिस प्रदेश की पार्टी का अध्यक्ष है वो वहाँ के निर्णय लेता है, निर्णय में भागीदार होता है। ये पार्टी की एक प्रक्रिया है,
उसके बिना निर्णय नहीं होते हैं। उन्होंने कहा बयान देने लायक नहीं रह जाएंगे, बयान अब देने वो उनका विचार है, वो उनका विचार है, वो क्यों ऐसा विचार व्यक्त कर रहे हैं वो जाने, वो क्या उनका कोई अपना विचार शर्त है। रखी है समाजवादी पार्टी ने कि अजय राय को हटाओ तब बात मुझे ऐसा करेंगे? कुछ नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी तो नहीं सुनील साजन और क्यों ऐसी ऐसा बोल शर्तें रहे मानी हैं? नहीं जाती हैं, ऐसी शर्तें मानी नहीं जाती, इन शर्तों पर राजनीति नहीं होती कभी भी, इन शर्तों पर फैसले भी नहीं होते हैं। आप क्या इनके बयान को कंडेम करते हो, ये पूरी तरह कंडेम करता हूँ। निंदा करते हो आप? निंदा क्या करना, कंडेम करना एक ही बात है। क्यों आपके रिश्ते इतने असहज हो गए कि आज एक नहीं, दूसरे- मेरे रिश्ते बिल्कुल असहज नहीं है और असहज सर, वो होने तो को कोई स्क्रीन मतलब पे ही दिख नहीं रहा है, कहे किसी को कहने की नहीं जरूरत नहीं। ब्रजेश जी, रिश्ते असहज होने का कोई अर्थ नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में थोड़ी बहुत वहाँ पर हुई थी, जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खटकते हैं, कुछ बातें हो जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं अच्छी हुई, ये भी सच है कि कुछ चीज़ें नहीं अच्छी हुई थी, नहीं हुई, लेकिन ठीक है, चुनाव वहाँ हारे, वहाँ हम काफ़ी ज़्यादा वोट से हार गए हैं, 8% चुनाव हम हारे हैं और बहुत बहुमत से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए बधाई, हम अपनी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक सच और अपनी जगह है कि 4 प्रदेश जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के हैं, वहाँ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 4,91,00,000 वोट मिला है और बीजेपी को 4,81,00,000 वोट मिला। हम चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन जनता की अदालत में जनता के वोटों को अगर गिना जाए तो हम मध्य प्रदेश को छोड़ उल्टा दें तो बोल बाकी गए जगह हैं, मार्जिन उनको 491, आप मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए बाकी जगह दोनों के बीच में मार्जिन भी बहुत कम है। इसको हार मत मानिए। आपने खुद ही पहले कहा कि पहले बीजेपी कांग्रेस सरकार थी लेकिन सारे एमपी बीजेपी जीत गई थी। इस बार मेरा दावा यह है कि वहाँ बीजेपी सरकार जरूर बन गई है लेकिन आधे से ज़्यादा एमपी हम वहाँ पर जीतेंगे इस बार। सर, एक सच्चाई स्वीकारो, जी। आपने सरकारें गंवा दी, साख भी गंवाई जनता के बीच, नहीं, और साथ ही आप विजय जी, चुनाव है, राजनीति है। देखिए पिछले दिनों 4-5 चुनाव हुए, वरना कोई दूसरी पार्टी का ठीक है, मैं- प्रवक्ता आपके लाइव डिबेट में ये कह सकता है क्या कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष बयान देने लायक नहीं रह जाएंगे? ऐसा कोई बोलता है क्या सर? इस तरह की बातों का मैं जवाब नहीं देता। क्यों नहीं देंगे सर? देना चाहिए इस तरह आपने। की बातों को मैं नोटिस नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इस तरह की बातों को नोटिस ही नहीं लेना चाहता हूँ। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। क्या ये अजय राय का बलिदान मांग रहे हैं? नहीं, कैसे बलिदान हो जाएगा? वो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला, कांग्रेस पार्टी जिसको अध्यक्ष बनाएगी वो रहेगा। तो हु इज ही जो और ये जब तक डिसाइड कांग्रेस- कर रहे हैं कि वो बयान देने लायक नहीं रहेंगे? नहीं, वो कोई नहीं है, उनको कहना भी नहीं चाहिए, कायदे से कहना भी नहीं चाहिए। उत्तेजना में आ गए होंगे, कहना नहीं चाहिए, ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। सर, लाइव बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं, अगर उत्तेजना में कहा है तो मैं उनको मौका देता हूं, बात वापस ले लें। नहीं, उनको मेरा नहीं कोई कहना वीटो चाहिए, थोड़ी ऐसी कि ये बातें बोले, कहना नहीं चाहिए। वापस ले सकते और हैं, मुझे खास कोई तौर पर एतराज नहीं। जब संगठन और की यहाँ बैठे भूमिका- बाकी लोग भी जब एतराज नहीं संगठन की करेंगे। एक भूमिका बन रही है, जब एक संगठन बन रहा है, बड़ी चुनौती सामने है, देश की बड़ी लड़ाई सामने है, तो इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए। ऐसी बातों से बचना चाहिए, कोई अपशब्दों से बचना चाहिए। और वो उनके दूसरी नेता तरफ को जो कहे वो थे इधर वो- से कहा जाए, उधर से एक कहा जाए, सेकंड, हल्की राय भाषा से साहब, भी बचना चाहिए। सुन तो लो, जी। उनके नेता को जो जी। कहे थे वो, है? उनके नेता को जो कहे थे वो, नहीं, क्या कहा था उन्होंने? कमलनाथ ने क्या कहा था? नहीं, मैं उसको भी कंडेम कर रहा हूं। कमलनाथ को वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। किसी भी बड़े नेता को हल्के शब्द इस्तेमाल नहीं तभी करना तो चाहिए। आज सपा वो के चाहे प्रवक्ता ब्रजेश जी, मैं चाहे छाती ठोक के कह रहे हैं कि बयान देने लायक नहीं रह जाएंगे। नहीं, वो कहते रहे, लेकिन मेरा कहना यह है कि किसी भी बड़े नेता को, वो चाहे इधर का हो या उधर का हो, हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देश और दुनिया सुनती है, मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल विजय करना जी, ये चाहिए। किसको मर्यादा सिखा रहे हैं आप? सभी को सिखा रहा हूं, जो भी मर्यादा छोड़ रहा है ओके, उससे सुनील, राजनीति की शुचिता घटती है। मैं 20 सेकंड दे पाऊंगा सुनील जी, क्योंकि आप आउट ऑफ टर्न बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप पर डिबेट कोई 20 सेकंड ओनली, प्लीज। नहीं, मैं आदरणीय राय साहब से केवल यही जानना चाहता हूं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं आपकी, कि आप केवल ये कह रहे हैं कि हमने गलत बोल दिया। अगर कल मीडिया के सामने आपके प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब तक जो हमने बोला वो सच है, तो जो समाजवादी पार्टी के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आपका अध्यक्ष के बयान आए हैं, आपके अध्यक्ष के, आप उससे आप सहमत पाते हैं अपने आप को? नहीं, मैं चूंकि कुछ अगर आप भी सहमत पाते हैं तो आप भी राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को धोखा दे रहे हैं, कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं। सुनील, आप नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, मैं आप नहीं चाहते हैं कि भाजपा हारे। मैं चूंकि खुद वहां मौजूद रहा हूं, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसको मैं दिखा सकता हूं, आप जिसको सर सुनवा अपमानजनक सकता कहा हूं। जाए। सर, सुनवा ऐसा भी कोई सकता बयान नहीं हूं। दिया उन्होंने। उन ऐसा कोई पत्रकार बयान ने नहीं सवाल दिया। पूछा, उन्होंने कहा मैंने जो उनको- कहा सच कहा। नहीं, उनको उनके बारे में कुछ खराब बात कही गई जो उचित नहीं था। किसी भी बड़े लीडर को उस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। उस पर उन्होंने जरूर जवाब दिया, जब दूसरा अपने किसी आदमी का सम्मान नहीं कर सकता तो मेरा क्या सम्मान करेगा। ये कोई अपशब्द या अपमान नहीं किया उन्होंने, इसमें कोई मर्यादा खिलाफ बात नहीं कही। जी सर, सांच को आज क्या सर, लगे हाथ सुनी लो सर। कि आपकी बयानबाजी की वजह से हमने वहां प्रत्याशी उतारा और कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई मध्य प्रदेश में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैंने कोई बयानबाजी नहीं किया, मैंने जो सही बात की वही बात बोली। मैंने जो सही बात थी वो बोली, सुन लिया आपने? कौन सी बात?
देखिए समाजवादी पार्टी के बारे में सर उन्होंने कोई समाजवादी पार्टी लाइव सुनवा दिया, इससे बड़ा एविडेंस और क्या दूं पार्टी के बारे में उन्होंने कोई गलत बात नहीं किया। मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैं ही कराता हूं सर। ये तो आपको ऑडियो के साथ सुनवा दिया, अभी डिबेट के बाद भेज भी दूंगा व्हाट्सएप पे, सुन लेना सर। समाजवादी पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला है, कतई नहीं बोला। मैं मौजूद रहा हूं। तो क्या सुनील साजन को हक है कि आपकी पार्टी का अध्यक्ष बदल दें? ये किसने हक दिया है किसी पार्टी को? मुझे भी हक नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बदल दूं, मुझे भी हक नहीं है। लेकिन इच्छा तो है। मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि अब प्रदेश अध्यक्ष अपना बदल दीजिए? मैं कौन होता हूं? हर पार्टी अपने आप में खुद थैंक यू अपनी खुद मुख्तार है। अरुण राजभर पार्टी अपने तरीके से अपनी चलाएगी। थैंक यू राय साहब। तब तक आप लोग अपना वीडियो चेक कर लो, मैंने तो चला के दिखा दिया। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद है। अरुण, ये चुनाव हारते ही गठबंधन में आपसी कलह क्यों शुरू हो गई? आप क्या कारण पाते हो? आपके लिए तो बड़ी विन विन सिचुएशन है ये। देखिए ये संभल कर बोलना, सुनील साजन है डिबेट। एक तो हकीकत भी दिख रहा है, हम साजन से डरते थोड़ी ना है। अरे ठीक है, याद दिला दिया भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, हम लोग जमीन पर काम करते हैं, कुछ लोग जो है हवा में काम कर रहे हैं। तो हकीकत क्या है कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे, और आपने ऐसा ही बोया जैसा कि आपने कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में बोला कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये हमने थोड़ी नहीं बोला था, ये समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने बोला था कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, जैसी कांग्रेस है वैसे ही बीजेपी है। तो फिर किस बात की बैठक चल रही है? किस बात की दिल्ली में मीटिंग रहा है? किस जान बचाना है, सत्ता है और अपने आप को खड़ा करना है। इसका मतलब आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और यही बात नहीं है, आपने धोखेबाज भी कहा। कांग्रेस को आप कह ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट का कोई हैसियत नहीं है, हैसियत भी नाप दिया। कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट भी कह दिया, उसमें भी नहीं छोड़ा। तो आपने छोड़ा क्या? आप इन सब चीजों को कहने के बाद आप कहेंगे कि टेबल टॉक बैठक हो, बात हो, और मुजरई कहेंगे कि हम गठबंधन में एक हैं, लड़ेंगे एक। तो ये तो सामने जनता के सामने दिख रहा है, और आप किसको मूर्ख बना रहे हैं और किसको मूर्ख नहीं बना रहे, ये भी प्रदर्शित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब बंद कमरे में हो रहा है, सारी चीजें ओपनली चल रहा है। और ये चीज आज से नहीं चल रहा है, जब से INDIA गठबंधन बन रहा है तब से 3 बैठक के बाद से ये शुरू हो गया। तो ये नीतीश कुमार जी का बयान। आपको राजभर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस से साथ इतनी सिंपैथी क्यों है? नहीं, देखिए, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे, और हर राज्य में उनके संगठन है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि मेरा पूरे देश यार आप कब पलट जाते हो पता ही नहीं चलता। और अभी नहीं हकीकत बता रहा हूं। अब आप दावा करेंगे तो कहेंगे कि हम कांग्रेस की तरफ तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो राष्ट्रीय पार्टी रही है, 50 साल तक सरकार चलाई है, और आप उत्तर प्रदेश में राजनीति किए हैं और सोचेंगे कि मैं तेलंगाना की राजनीति कर लूंगा, तो नहीं हो पाएगा। और स्थिति ऐसी बन रही है कि ये आपस में लड़ने लगे। जैसे जुगनू आपस में लड़ रहे थे, वैसे ही ये लोग लड़ रहे हैं। जैसे एक कहावत है ना, भानुमती का कुनबा इकट्ठा करो और जैसे ही चुनाव आए सब बिखर जाओ। तो वही तो स्थिति पैदा हो गया। 3 बैठक हुई, 4थे बैठक होने वाली थी, तब तक चुनाव नहीं। आ पर गया, क्या सुनील बिखर गए। साजन को ऐसा बोलना चाहिए कि 2024 का चुनाव होते वक्त तक बयान देने लायक नहीं रह जाओगे? ऐसे कोई बोलता है क्या सहयोगी? हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी से इतना बौखलाए हैं, इतना उस पर खींच गए हैं, इतना गुस्साए हुए कि गुस्सा में बोल रहे हैं। और ये दूर तक बात जा रही है, अगर जुबान से निकली है तो दूर तक जा ही रही है, और आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, आप दोबारा वापस नहीं कर सकते हैं। ये दिल्ली तक खबर जा रही होगी कि सपा क्या क्या बोल रही है, कांग्रेस क्या क्या बोल रही है। और नीतीश कुमार जी नहीं सुन रहे हैं, केजरीवाल साहब भी सुन रहे हैं। बैठक में क्यों नहीं गए? केजरीवाल साहब के 3 मंत्री जेल गए हैं, उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नीतीश जी खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। अब ममता बनर्जी खुद कह रही है कि हमें अभी महसूस नहीं हो रहा है कि ये लोग एक हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं ये एक सवाल और था मेरा। आज मुख्यमंत्री जी राज्यपाल से मिले हैं, कुछ बनी बात? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का वो अधिकार है, वो मिल रहे हैं, वो तो उनका विषय है, वो मिले। बात तो हमारी आज मैनपुरी में पिछली बार मुझसे तो कह गए थे हीरो वाजपेयी की नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, वो उनका विषय है, उस मुद्दे पर हम नहीं जाना चाहते। मुद्दा ये है कि आज हमारे नेता मैनपुरी के भोगांव विधानसभा में गए, वहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर कि कैसे 20 साल सरकार चलाए हैं, आज बंजारा वर्ग के बीच में एक आवाज नहीं दे पाए हैं जी, सड़क नहीं पहुंचा पाए और राजस्व गांव तक नहीं बना पाए। आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, उनके दर्द को सुनने जा रही है। तो ये अलायंस कायम रहे, अलायंस चुनाव तक टिक पाएगा कि नहीं? इनकी भाषा बोली तो दोनों की बदली हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एनडीए गठबंधन चुनाव तक टिका नहीं रहेगा, चुनाव बाद भी टिका रहेगा।
थैंक यू। जिनको भ्रम मैं होगा, अमित वो भ्रम शर्मा जी को फैलाना बंद आमंत्रित कर करता हूं। देंगे। राजभर जी, तो भारतीय शुक्रिया समाज आपका। पार्टी पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ है। थैंक यू। अमित जी मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। अमित जी, आपका शुक्रिया। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये 3 राज्यों में इस हार के बाद इंडिया गठबंधन पॉलिटिकली, मॉरली कहां पर खड़ा है, और क्या ये अलायंस में पहले जैसी ताकत और ऊर्जा अब उत्पन्न हो सकती है या नहीं? ब्रिजेश जी, जैसी स्थिति इंडिया गठबंधन को लेकर के है, अब तो इसके अस्तित्व पर ही सवाल उठाया जाने लगा है कि ये है भी कि नहीं, और अगर है तो ये रहेगा कितने दिन, अभी कोई ये कह नहीं सकता। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी, खास करके विपक्ष के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। भाजपा के लिए तो विन विन सिचुएशन ही है कि इंडिया आपस में ही सर फुटोवल करे और बिखर जाए। तो फिलहाल आज की स्थिति यह जरूर है कि इंडिया गठबंधन के लोग, और आपके चैनल में, आपके कार्यक्रम में ही आप देखिए कि कितनी शालीनता, एक दूसरे के लिए कितना सम्मान यहाँ पर लोगों में है कि एक माने घटक दल का नेता सीधे सीधे दूसरे पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष को कह रहा है कि वो बयान देने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। अब तो और आप समझ सकते हैं कि इन दोनों दलों में, और इसी तरह से कुछ और दलों की अगर आप बात कर लें, तो इंडिया गठबंधन में आपसी सामंजस्य कितना है, यह कमी आपको हर स्तर पर दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर भी ये कमी दिखाई पड़ रही है, और उसके बाद प्रदेश के, जहां पर कि ये बात जो सुनील साजन जी और राय साहब के बीच में हो रही है, ये केवल बात तक नहीं है, बात असली आप मुझे बताइए कि इन चुनाव में बसपा बीजेपी के ने जो बीच जीत में हासिल जो की, गठबंधन हुआ था, किन कारणों से बीजेपी ने इतनी मैसिव विक्ट्री हासिल की है? क्या कारण आपको लगे जो ये विपक्ष नहीं समझ पाया? देखिए ब्रिजेश जी, कभी कोई चुनाव केवल एक सिंगल उसका कारण नहीं होता, बहुत सारे कारणों का कुमुलेटिव इफेक्ट होता है, एक सामूहिक परिणाम होता है। आप इसको भाजपा की जो नीति रही है, केंद्र सरकार की जो लोक हितकारी, जो लोक कल्याणकारी नीतियां रही हैं, उसका भी असर है। शिवराज सिंह चौहान जी अगर 18 साल से मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं तो उसका भी असर है। भाजपा के उस संगठन का भी असर है जो इतने गहराई तक, बूथ स्तर तक पहुंचा हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महिलाओं को लेकर के जो विशेष सकारात्मक कोशिशें हमेशा रहती है, हमेशा वो महिलाओं को स्पेशली एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपनी योजनाओं के साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसका भी असर रहा है। और कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती और उसका जो आप कहें कि उनकी नकारात्मक जो राजनीति रही है, उसका भी असर। थैंक यू अमित जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मैं वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस डिबेट में आ गए हैं। वीरेंद्र जी, आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, अब आई डोंट नो, अब आप इस पे बेहतर इनलाइटन करेंगे, डालेंगे सिचुएशन पर रोशनी, कि क्या गठबंधन में नॉर्मल सिचुएशन लाने के लिए, अखिलेश यादव को मनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने चाहती है कि अजय राय का बलिदान करे कांग्रेस? देखिए, ये बात तो आई है चर्चा में कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपने नेतृत्व में हो सकता है परिवर्तन करना पड़े, कुछ ऐसा हो जो कांग्रेस में एक नया कोई चेहरा आए और उसके साथ तब तालमेल में आगे जाया जाए। बहुत सारी चीज़ें संभव हैं, क्योंकि कांग्रेस जितना डैमेज हो सकती थी और कर सकती थी वो कर चुकी। अगर भरपाई वो अपने मित्रों के साथ मिलकर कुछ करना चाहती है तो शायद उसमें एक शर्त ये हो सकती है, नादानी या कहिए अहंकार या कहिए कि बड़ापन के चक्कर में, छोटों को नीचा दिखाने के चक्कर में जो नादानी हुई, अब उसका नुकसान तो उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ेगा। देखिए, कोई दल इंडिया गठबंधन से में रहेगा और उसके साथ आगे बढ़ेगा, खास तौर से उत्तर प्रदेश में अब ये कांग्रेस के अधिकार में पूरी तरह से नहीं है। जिस भावना से बना था उस समय माहौल उत्तर प्रदेश में भी अच्छा हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में जब विवाद हुआ उसके बाद इंडिया गठबंधन की ताकत यूपी में खत्म हो गई, घट गई।
इस बात को लोग समझ रहे हैं। अब अगर संपूर्ण विपक्ष एक हो जाए तब जाकर कुछ कर सकता है भाजपा का, अन्यथा ये जो बिखराव है ये भाजपा को सीधे 75 सीटों की ओर लेकर जा रहा है। और अगर कांग्रेस ये समझती थी कि मुसलमान इन 5 राज्यों में जीतने के बाद उनके साथ आ जाएगा, लोकसभा में उसने मन भी बनाया, लेकिन अब उसको भी लगता है कि कांग्रेस के साथ वो जाएगा तो कांग्रेस भाजपा को हरा नहीं पा रही और सपा भी उल्टे हार जाएगी। तो कांग्रेस यूपी में फिर से समाजवादी पार्टी की ओर लौट आया है मुसलमान, आप ये कह सकते हैं। ब्रजेश जी, कांग्रेस ने जो किया है उसके लिए उनको कुछ न कुछ उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब बीजेपी को खाली एक स्थिति में उत्तर प्रदेश में रोक सकते हैं, जब सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर चुनाव लड़ें, और ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मायावती को उतनी सीटें दे नहीं पाएंगे। दूसरी ओर अगर आप देखिए तो गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं जहां बीजेपी को हराना बहुत कठिन हो गया है। एक बहुत बड़ा गढ़ बीजेपी का उत्तर प्रदेश बना है और 4 चुनाव में लगातार वो जीती है। ऐसे में कांग्रेस अपने ही सहयोगियों को खाने के चक्कर में लग गई थी। क्या पता जो बसपा के साथ उनकी पैरवी कर रहे थे कल को कहती कि हम तो पुरानी पार्टी है बसपा के, हम दलित हमारा वोटर रहा है, बसपा कब से हो गया, हमारे साथ आ जाए। कल को मुसलमानों के लिए वो कह ही रहे थे। तो ये अब एक स्थिति ये बनती है कि अगर अखिलेश और मायावती गठबंधन कर ले तब इस गठबंधन से भाजपा आज भी डरती है, वो चाहती है कि ना हो ये गठबंधन। ये सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है दलित मुसलमान यादव का। लेकिन ऐसे हालत में कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस तो अमेठी और रायबरेली भी बिना बैसाखी के सहारे नहीं खड़ी हो सकती है, चाहे सपा से मिले चाहे बसपा से मिले। और अगर 80 सीटों पे जो लोग तैयारी कर रहे थे उनसे आप 10 सीटों पे पूछिए कोई टिकट मांग रहा है, भाई लोकसभा चुनाव है, करोड़ों रुपया खर्चा होता है, ये कांग्रेस के पास 2000-4000 वोट है, कौन जाएगा लड़ने? करोड़ों रुपया खर्च, उससे अच्छा निर्दलीय कहे लड़ जाओ। तो ये भी सब चीजें तो हैं। आज जब सीट शेयरिंग की बात करते हैं आप, तो सीट शेयरिंग उनके साथ होती है जब बराबर में होते हैं लोग। जब बात खैरात की आ जाती है तब वहां पर शेयरिंग की बात नहीं रह जाती। अब दया, खैरात और पात्र, कृपा, इन पर बातें चल रही हैं। तो ये देखना होगा कि विपक्ष का जो बिखराव है वो साफ है और उसमें बीजेपी को पूरा लाभ है, ये भी साफ दिख रहा है। जी, बस इतना कहना है कांग्रेस को कि एग्जिट पोल का आर्डर, एग्जिट पोल देखकर मिठाई का आर्डर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार जो दुल्हन होती है वो मंडप से भाग जाती है, ब्याह हो नहीं पाता, उससे पहले भाग जाए। तो ये मिठाई वाला थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया है। जी। लेकिन एक बात जरूर है कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो विपक्षी दल है ये बिना गठबंधन के 1 साल अलग रह नहीं पाते, और जब गठबंधन हो जाता है तो एक साथ 6 महीना भी टिक नहीं पाते। अभी वो योगी जी राजभवन गए हैं, शायद अरुण राजभर के पास फोन बज रहे हो या मैसेज आ रहे हो, हालांकि डिबेट में है, देख नहीं पा रहे होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। अरे अब फोन करवाओ, बहुत हो गया, कितना तो इंतजार करें, हो गया मतलब इनका अब होना चाहिए भाई। ब्रजेश जी, जिस कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है, उस पर उनका कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष के नाम पे कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव, जिनके पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है, वहाँ भी वो 3 सांसद भेजेंगे। तो कांग्रेस को यहाँ पर अपना बड़ा भाई किसी न किसी को तो मानना चाहिए, बनाना पड़ेगा, तब वो लड़ पाएंगे। जी वीरेंद्र जी। तो अब ये है कि ये चुनाव तो देखिए कांग्रेस वर्सेस वो भाजपा वर्सेस सपा होगा, और ये लड़ाई साफ है। बहरहाल अब तो कांग्रेस की भाषा बदली है, अब तो न पिताजी को याद कर रहे हैं, न बी टीम, न सी टीम, न डी टीम की बात कर रहे हैं। तो उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि दिन एक सितम रात करे हो,
दोस्त तो हो मगर दुश्मन को भी मात करे हो, और मेरे ही लहू पर नोट मुझे करिएगा राय बात साहब। करे हो, और मुझसे ही अमीरों की तरह बात करे हो, और हम खाक नसी तुम सुखने आरा सरे बाम, और पास आके मिलो दूर से क्या बात करे हो। नहीं, वही हुआ आज, कांड यही हुआ। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हीरो वाजपेयी जी, आप विपक्ष को शायद उत्तर प्रदेश में कमतर आंक रहे हैं, तो मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं कि आपके खिलाफ जिस अपोजिशन ने पिछली बार असेंबली में चुनाव लड़ा था, जो रिसेंट अभी हमारे पास एक माइलस्टोन इलेक्शन यूपी में हुआ था, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल 36% का वोट शेयर लेकर आए थे। 12.5% का वोट शेयर मायावती के पास था, बाकी 4% में अन्य लोग थे। तो विपक्ष आपसे कोई बहुत अधिक कमजोर स्थिति में यूपी में नहीं है वोट प्रतिशत के मामले में। देखिए ब्रजेश जी, इसको कई तरह से आकलन करा जाता है, जैसे जिसकी सुविधा होती है राजनीति को उस तरह से आकलन करता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो अभी आकलन किया बीरेन जी ने कि 75 सीटें भाजपा जीतेगी, उनके आकलन को मैं बढ़ाकर कह रहा हूं कि परिवार के लोगों की इस बार जमानत जब्त होगी, चाहे कांग्रेस परिवार हो और चाहे सपा परिवार हो। भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 सीटों पर तैयारी कर रही, और मुझे लगता है आश्चर्यजनक रूप से रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जो कुछ भी चरित्र था इस चुनाव में, इन पार्टियों का जनता ने महसूस किया, देखा, आपके चैनलों के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचा, और आधी आबादी का विश्वास और भारतीय जनता पार्टी पे बढ़ा कि ये पार्टियां केवल अपने हित की लड़ाई लड़ रही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई, इनका जनता के किसी भी मुद्दे से वास्ता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है। क्या इनका बिखराव ही आपकी एक बहुत बड़ी ताकत और कार्यक्रम सिर्फ मोदी हटाओ भाजपा हटाओ के अलावा और कुछ नहीं इनके पास। आपकी ताकत इनके बिखराव की वजह से है? देखिए, दोनों चीजें राजनीति में होती है, हमारे काम की वजह से भी और विरोधियों की कमियों की वजह से भी। हर जगह होता है, किसी भी कोई भी मैच जब हो रहा होता है दो टीमों के बीच में, तो हमारी अच्छाइयां और दूसरे की कमियां, ये दोनों महत्वपूर्ण होती हैं। और मुझे लगता है जनता दोनों टीमों का मैच देख रही है। दोनों टीमों के मैच के बीच में हमारी क्या अच्छाइयां हैं और इनकी क्या कमियां, उस पर निर्णय कर रही। हम नहीं कर सकते, जनता निर्णय कर रही। जनता जनार्दन है, वो बेहतर टीम को चुन रही है, बेहतर टीम को देख रही है, बेहतर नेतृत्वकर्ता को देख रही है, बेहतर भविष्य बनाने के लिए बेहतर नेतृत्व चुन रही है, बेहतर पार्टी चुन रही है। सुनील साजन, ऐसा क्यों लग रहा है आपकी आक्रामक शैली से कि आप बीजेपी से कम उत्तर प्रदेश में पहले आप कांग्रेस से निपटना चाहते हैं? नहीं ब्रजेश जी, हम लोग बीजेपी से ही लड़ रहे हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, 3 राज्य वहां जीते, वहां का समीकरण उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश की बात करिए कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या महसूस कर रही है। अभी लेटेस्ट चुनाव उत्तर प्रदेश में कौन सा हुआ ब्रजेश जी? घोसी हुआ है, और घोसी में क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी और बड़बोले नेताओं की रही है। मुझे लगता है कि राजनीति में अंतिम फैसला जनता देती है, और जनता जो मोहर लगा दे, जनता ने बीजेपी के खिलाफ, बड़बोले नेताओं के खिलाफ, गाली देने वालों के खिलाफ, मंदिर भेजने वालों के खिलाफ, खड़ेरा करने वालों के खिलाफ एक जनादेश घोसी ने दिया है, और वही तापमान उत्तर प्रदेश का है। पर जो मुद्दे घोसी में थे, जिस पीडीए सामाजिक अलायंस की आप बात करते हैं, जिस जातिगत जनगणना, रिजर्वेशन के आप मुद्दे उठाते हैं, उन मुद्दों को इन 3 राज्यों में कोई सहमति नहीं मिली। देखिए, वो सहमति ब्रजेश जी इसलिए नहीं मिली क्योंकि शायद वहां का जो पीडीए वर्ग था वो महसूस कर रहा था कि कांग्रेस बात तो कर रही है, लेकिन शायद ये कांग्रेस लागू नहीं करेगी। लेकिन यह स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में पीडीए ये महसूस कर रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हमारी नौकरियों में हक, अधिकार, सम्मान, सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो मिलने चाहिए। आप बताइए, क्या इस हार के बाद जो कांग्रेस को सामना करना पड़ा, क्या आप अपनी नीतियों पर, बेटियां जो धरना दे रही विचार के लिए तैयार हैं जी? क्या आप रिकंसीडर करेंगे अपने मुद्दे?
नहीं, हमारे मुद्दे प्राथमिकता जाति जनगणना है, हमारी है कि पिछड़े दलित मुसलमानों को और जो अगड़े हैं, वो जो राजनीतिक और आर्थिक रूप में पिछड़ गए, उनको भी हक अधिकार मिलना चाहिए। किसान की बात होनी चाहिए, बेरोजगार की बात होनी चाहिए, कानून व्यवस्था की बात नहीं चला मुद्दा। तो हमारी प्राथमिकता में पीडीए था, पीडीए है और पीडीए रहेगा। ऑलराइट, मैं सीपी राय से समझना चाहता हूं। सीपी राय, क्या कांग्रेस अपनी नीतियों पर पुनर्विचार के लिए तैयार है? इस चुनाव से आपने जो सीख ली, उसके बाद आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? ब्रजेश जी, हीरो जी ने कुछ बात कही थी, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा पहले जी। अगर लोकसभा चुनाव में 2019 में पुलवामा में 46 जवानों की शहादत देने और उनकी शहादत को मंचों पर ले लेके घूमने के बाद भी अगर 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिला था पूरे देश से, तो 12 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को भी मिला था। नंबर 2 बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। अभी मैंने बताया कि इन 4 प्रदेशों में बीजेपी से 10 लाख ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। ठीक, हम चुनाव जीते हैं, कुछ कमियां हमारी रह गई जिससे हम चुनाव जीते हैं, उसको हमने देख लिया है, उसको दूर करेंगे उसको हम लोग। और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा, हमारी तो पूरी कोशिश है कि उसमें सारे विपक्षी दल एकजुट होकर के चुनाव लड़े, जिसकी जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से चुनाव लड़े और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ रहे। आज आपने देखा कि फ्लोर मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई थी, उसमें आप खुद ही कह रहे हैं कि 17 दल वहाँ पर हाजिर थे। तो वहाँ जो परिपक्व नेता लोग मौजूद हैं दिल्ली में, वो लोग जानते हैं समय की ज़रूरत। और खड़गे साहब के नेतृत्व में वहाँ पर बातचीत हो रही। खड़गे साहब का 52 साल का पॉलिटिकल कैरियर है, 52 साल उनको विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हो गया है और सारे लोग उनको अपना बड़ा मान करके उनके इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं और उनके सुझावों को मानते हैं। उसी आधार पर फ्लोर का मैनेजमेंट होता है। तो अभी मेरा तात्पर्य ये था कि क्या मुद्दों को पुनर्विचार के लिए मैं वो जवाब देने जा रहा था। आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सब जगह देख लिया, हार जाना अपनी जगह बात है। कोई आदमी हमास की बात कर रहा था, इजराइल की बात कर रहा था, कोई आदमी किसी को अपशब्द कह रहा था और बाकी कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे थे। महिलाओं के लिए क्या, नौजवानों के लिए क्या, किसानों के लिए क्या किया है और क्या करेंगे। कांग्रेस के नेता मुद्दों की बात कर रहे थे और अंततः बीजेपी के नेताओं को भी मुद्दों पर बात करने के लिए आना पड़ा। ने अभी आपके सामने हार जाना चुनाव। ब्रिजेश जी, एक मिनट ब्रिजेश जी, पिछले 6-7-8 महीनों में 5-6 चुनाव हुए हैं। ठीक है, हम 3 चुनाव हारे और 3 चुनाव जीते हैं। 3 जगह बीजेपी हारी, कर्नाटक उसकी सरकार थी वो हारी है, हिमाचल उसकी सरकार थी वो हारी है, तेलंगाना भी हम अपने आप जीते हैं। ठीक है, हम यहाँ हार गए, राजस्थान रिपीट नहीं होता, सवाल है, राजस्थान हर बार बदल जाता है। मध्य प्रदेश उनका सरकार थी, हम छत्तीसगढ़ एक जगह जरूर हारे हैं और उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ उसका निरीक्षण चल रहा है कि क्या कमियां रह गई। आपके अलाइंस पार्टनर ने, समाजवादी पार्टी ने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों में आप भरोसा नहीं जगा पाए। अब ये उनकी राय हो सकती है, अगर नहीं भरोसा जता पाए। 40% वोट किन लोगों ने दिया? कांग्रेस पार्टी को 40% वोट किन लोगों ने दिया है? ये कौन लोग हैं? उनको कितना? क्योंकि अगड़ी जातियां तो बमुश्किल 10-12-18% है। अगड़ी जातियां कितनी है? अरे उनको कितना वोट मिला? किसको? जो कह रहे थे। नहीं, उनका वोट वो बताएं कितना मिला, आपको जानकारी होगी। पूरा रिकॉर्ड आपके पास होगा, उनके वोट का पूरा रिकॉर्ड आपके पास होगा। मैं आप बताओ ना, मैं आपको विवाद बोलने नहीं में कौन सी बोलना चाहता झिझक है? जी, मैं मेरे पास तो सबका डेटा, आप बोलो, ये चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई होने के मौका दे रहा हूं, आप बोल ही नहीं रहे। बड़ा भाई होने के नाते मैं विवाद में नहीं उलझना चाहता। मेरा काम है सबको इकट्ठा करना, एक साथ लेके चलना, और विवादों में उलझूंगा तो मैं अपने को उसको अपना खराब करूंगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। अरुण, घोसी वाला भूल गए क्या? ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, घोसी भूल गए? देखिए, कहावत है, रस्सी जल गई बल नहीं गया। एक सीट जीत लिए थे तो पूरा जोश में आ गए थे और उतना जोश में मध्य प्रदेश गए थे, वापस तो लौट के आ गए और खुद कहने लगे कि टेम्परेचर मेरा घट गया। अरे प्लाट खरीद लिया है, प्लाट वापस नहीं लौटने, प्लाट ले लिया है खजुराहो। वहां प्लाट क्या ले लिया है, वहां भी पीडीए ही लेके गए थे। हमें हर भाषण सुनता था और जाति जनगणना ही लेके गए थे। और दोनों मुद्दों में कब ये जाके खुद कह रहे थे कांग्रेस से कि जाति जनगणना की रिपोर्ट कांग्रेस ने नहीं लागू होने दिया, और अब कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन की बात चल रही है। लेकिन आपको तो फिट कर दिया, भले ये हार गए हो, लेकिन आपको घोसी में फिट कर दिया। जो ये बात कह रहे हैं उनको 2022 का रिकॉर्ड कागज कलम लेकर के 2 चश्मा लगाकर डबल लेंस का देख लेना चाहिए कि उस समय कौन कौन सी पार्टी लड़ी थी और 2023 में कौन कौन सी पार्टी लड़ी थी। दोनों का रिपोर्ट कार्ड आप देख लेंगे, हकीकत पता चल जाएगी कि आप मूर्ख किसको बना रहे हैं और आप किसको समझदार समझ रहे हैं। तो ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। बड़ा घमंड में बोल रहे थे हमारे सपा के प्रवक्ता भाई। अरे दोस्त, आप भी 32% वोट में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का सहयोग था।
111 सीटों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर का सहयोग, इसको आप भूल न जाए। हम तो कह रहे हैं आपका सहयोग मुझे मिला, आपके 6 में भी तो उनका भी तो सहयोग है ना। मैं तो कह रहा हूं, लेकिन जो मकसद लेके जा रहे थे, खुद समाजवादी पार्टी सरकार नहीं चाहती थी बने, और जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे थे उन मुद्दों पर कभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना नहीं चाहते थे। हाँ, ये पूछे अब कांग्रेस से कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस क्यों नहीं लागू होने दिया, मंडल कमीशन का कांग्रेस ने क्यों विरोध किया, डॉक्टर छेदीलाल साथी की रिपोर्ट के कूड़ेदान में क्यों डाल दिया। अब अच्छा, थोड़ा वक्त का अभाव है, एक सवाल आपसे और है। जी फोन आया? देखिए, जब उचित समय आ जाएगा तो आपके पास फोन आ जाएगा। मेरे पास नहीं, जो भी फोन आना है। मैनपुरी से फोन आया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दयाशंकर सिंह, आदरणीय दयाशंकर सिंह के साथ गए थे, हजारों की संख्या में वहां के वंचित तबकों को जगा करके आए हैं। थैंक यू। 2024 में मैनपुरी की भी सीट एनडीए के झोली में आएगा, ये वहां की जनता ने हमें भरोसा दिलाया। आने वाले समयों में आप देखते जाइए कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या अमित शर्मा जी, आप इंडिया अलायंस का क्या भविष्य देखते जो ये हैं? युद्ध चल रहा है हम भी देखते रहेंगे। क्या ये सब बीजेपी के खिलाफ फिर से इकट्ठा हो पाएंगे उसी क्षमता के साथ? ये कभी इकट्ठा नहीं होगा। नहीं, मैं अमित जी से पूछ रहा ये हूं। सब अमित शर्मा जी बोलेंगे। ब्रजेश जी, इंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा हो पाएंगे कि नहीं, इस बात को समझने के लिए ये समझ लेना चाहिए कि इंडिया गठबंधन बना क्यों था। इंडिया गठबंधन इसलिए बना था क्योंकि छोटे छोटे दलों को, सपा बसपा और बाकी सभी दलों को भाजपा से, मोदी जी से अपने अस्तित्व का खतरा महसूस हो रहा है। इस पे ऐतराज है मेरा। और वो खतरा कहीं पर टला नहीं है। वो जोश में जो कमलनाथ जी का बयान हो, किसी उनका बयान हो, इसके कारण जो है जोश में एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोल देना, और उसके कारण जैसे 6 दिसंबर की जो बैठक होने वाली थी वो स्थगित हो जाना, तमाम चीजें होती, उठापटक जरूर रहेंगी, लेकिन लास्ट में कहीं न कहीं गठबंधन का एक स्वरूप तो बनेगा। वो किस तरीके का बनेगा, उसमें कितने दल शामिल होंगे, और कुछ लोग उसमें बिछड़ भी सकते हैं। आपके मुताबिक बनेगा, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रह जाएगी। जरूर बनेगी, बात नहीं रहेगी, उसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है उसमें 1-2 नए दल भी आ जाएं। यह भी हो सकता है कि इसमें जो वर्तमान में है ये दल में, इसमें भी कुछ लोग चले जाएं। खुद सपा का भी आप बहुत भरोसा करके मत चलिए कि उसमें इंडिया गठबंधन में लास्ट तक बनेगी। सर, वो तो बलिदान मांग रहे हैं, उनका क्या कोई भरोसा करेगा? किधर मारेंगे वो? अच्छा, वो सीपी राय कुछ कहना चाहते हैं? जी राय साहब, 10 सेकंड प्लीज। बिल्कुल संक्षेप में। ब्रजेश जी, देश का एक जिम्मेदार दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि 70 लाख का कर्जा जो 54 लाख से 5 गुना बढ़ गया है, हम उसको रोकें। हमारी जिम्मेदारी है कि 12,000 वर्ग मील जमीन जो चीन ने कब्जा कर लिया है, हम उस तरह की प्रक्रिया को रोकें। हमारी जिम्मेदारी है जो 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है उसको हम खत्म करें। हमारी जिम्मेदारी है जो महंगाई बढ़ी उसको हम खत्म करें। हमारी जिम्मेदारी है देश को बर्बादी से हम रोकें। हम इसलिए गठबंधन बना रहे हैं, हम गठबंधन इसलिए बना रहे हैं कि देश को बर्बाद होते नहीं देख सकते। आप उनको कैसे रोकोगे जो आपके प्रदेश अध्यक्ष का बलिदान मांग रहे हैं? वो उसकी आप चिंता मत करिए, हम देख लेंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम लोग क्यों चिंता करेंगे, आपके उनके बीच की बात है, पंचायत अरुण से करा दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का इस पर चर्चा मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।